एक और अच्छी खबर भी है हुकूमत के लिए, वो आई है इलेक्शन कमीशन से कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात की जो दूसरा मरहला है उसके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। नई तारीख दी गई है 27 मार्च की। तो अदील, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस डेट से हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई टाइम मिल सकता है? क्योंकि 23 मार्च को पीडीएम महंगाई मार्च भी करने जा रही है और 27 मार्च को फिर ये इलेक्शंस भी होने वाले हैं। हुकूमत के लिए एक वक्त का जो है वो हमने देखा वो भी बढ़ चुका है। तो अब मौलाना साहब किस चीज पर आपको लगता है कि वो कंसंट्रेट करेंगे, इन इंतखाबात के ऊपर या फिर वो महंगाई मार्च के ऊपर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं? मुझे तो दो रिलीफ नजर आ रहे हैं इसमें हुकूमत के लिए जी। उसमें एक तो ये कि जो जनवरी के वस्त में इलेक्शन होने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकस्त के बाद एक नए चैलेंज के तौर पर इसे देख रही थी। वक्त भी बहुत कम था, लोगों को टिकट्स दिए जा चुके थे और उसमें अब ये इम्तिहान था कि अब भी अगर दूसरे फेज में भी इनको धचका लगता है तो ये उनकी मकबूलियत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा कि अपने स्ट्रांग होल्ड में पहले तो आपने कह दिया जी ये कमियां कुताइयां थी, हमारे अपने लोग ये करते रहे, लेकिन अब ये दूसरा फेज इम्तिहान था। अब दूसरे फेज में इनको मिल गया मजीद तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का टाइम मिल गया इनको। और अच्छा, अब ये टाइम मिल गया, इसमें इनको खैबर पख्तूनख्वा में काम करने का वक्त मिल जाएगा। अगर ये डिलीवर कर सकें, वहां पर वोट ले सकें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा मामला ये है कि 23 मार्च की डेट जो है उसमें अब पीडीएम को जो लीड करने वाली जमात है, असल में मुकाबला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर JUIF के साथ है और वो वहां अब इस लॉन्ग मार्च की तैयारी करेंगे या वो वहां पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उस वक्त जा रहे होंगे। और वो बिल्कुल वो क्रिटिकल टाइम है उस वक्त। एक हफ्ता पहले आप इस्लामाबाद में लोगों को लाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि इसको कोई अवामी जलसा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि पीडीएम जो है खासतौर पर JUIF उसका ये इंटरेस्ट जो है वो कि इसको तारीखों को तब्दील कर दिया जाए। वैसे भी जब ये तारीख दी गई थी, हमने उस वक्त भी जिस दिन ये फैसला सामने आया था, हमने बात की थी कि इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए तारीख दी थी कि शायद कोई राब्ता करे और बोले कि जी इस दिन ना करें, इस दिन पाकिस्तान डे परेड होती है तो किसी और तारीख को ले जाया जाए। लेकिन अब वो इसका बहाना बना के तारीख तो इन्होंने वैसे ही तब्दील करनी थी, लेकिन अब ये इनको लाजमी शायद इसलिए तब्दील करनी पड़े कि उस इलेक्शन में अगर इन्होंने परफॉर्म करना है, पूरी तैयारी के साथ उतरना है, तो इसको आगे ले जाना होगा। ठीक है, अब यही देखना है कि ये 23 मार्च की जो डेट है ये पीडीएम यानी कि क्योंकि मौलाना साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो उसको चेंज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि 27 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। अदील, तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस पर बाकायदा कल समाअत होने जा रही है, क्या हुकूमत के लिए कोई बड़ा फैसला मुमकिन है? जी, ये अब 2014 के बाद अब 2022 में ये केस अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है। कल क्या होगा? कल इस बात का इम्कान है कि वो रिपोर्ट जो सील बंद लिफाफे में थी, जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी ने तैयार की थी कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली है या नहीं, वो रिपोर्ट इस बात का इम्कान है कि कल फ्री कैन को दे दी जाए। और जब ज़ाहिर फ्री कैन को दे दी जाएगी तो वो पब्लिक हो जाएगी और उसमें फिर एक सियासी माहौल कल के बाद बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ये केस ज़ाहिर जब इस केस की समाअत शुरू होगी तो ये ऐसे ही है जैसे पनामा केस में JIT की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अदालत ने फिर उसके बाद फैसला दिया था और फिर ये मामला आगे कोई किसी और अदालत में जाएगा या यही अदालत इस मामले को देखेगी। कल क्या इस हवाले से आ सकता है वो कल ही पता चलेगा। ये ऑपोजिशन के लिए हो सकता है कल का दिन या हुकूमत के लिए हो सकता है, कल ही पता चलेगा। महंगाई में तो इजाफा पिछले 3 साल से यही सिलसिला चल रहा है और आपने देखा कि दिसंबर में ये तकरीबन 12.3% इन्फ्लेशन था, लेकिन जनवरी जब ये महीना जब खत्म होगा तो मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तकरीबन 13% के करीब होगा, यानी ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। अच्छा। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है कि IMF क्या कहता है हमें कि मजीद करेंसी डिवैल्यू करो, या अगर ये हुकूमत जैसे आपने कहा है कि 4 रुपया हर महीने अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाना शुरू कर दे तो नेचुरली उसके असरात तो पड़ेंगे महंगाई पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं।
इसी तरीके से आरवी मंडी में अगर तेल की कीमत गिरनी शुरू हो जाए तो हमारी बचत होगी, लेकिन अगर वो यहीं खड़ी रहे या अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। तो मैं अभी इतना कॉन्फिडेंस से मैं नहीं कह सकता हूं कि मार्च अप्रैल के बाद से महंगाई में कमी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यह है कि कोई हम मुझे इस तरीके से कन्विंस तो करे कि वो अगर कोई कह रहा है तो किस बेसिस पे कह रहा है कि ये मार्च अप्रैल के बाद से महंगाई में कमी होनी शुरू होगी। अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो फिर महंगाई कैसे होगी? अगर आईएमएफ हमसे एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट कराता रहेगा तो महंगाई कैसे कम होगी? अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें यहीं खड़ी रहती हैं तो कम कैसे होंगी महंगाई? तो ये भी देखने की चीजें हैं। आगे इतने आगे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि हम कहां पर खड़े होंगे, लेकिन हाँ ये मैं बता सकता हूं कि 2 जनवरी के महीने में इन्फ्लेशन दिसंबर से ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, आईएमएफ इस मर्तबा इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहा है? क्या पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है इतनी सख्ती से? इससे पहले तो इस तरह नहीं देखने को मिला। जो उसकी शराइत हैं वो तो बड़ी खौफनाक शराइत हैं। खासतौर पे स्टेट बैंक का जो बिल है उसमें तो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आई हैं। देखिए, मैं तो इसी वजह से तो मैं प्राइम मिनिस्टर को मना करता था। अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एग्जैक्टली मैंने यही कहा था जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे तो आप भी तो गए थे। तो मैंने यही कहा था कि सर, वी वर एट दैट टाइम वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर मैंने उनको माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट भी सुनाया था, मेक नो मिस्टेक, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt। तो मैंने कहा कि सर, ये चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में हम इस वक्त रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। ये इंतहाई ब्रूटल IMF का प्रोग्राम होगा और आपको बहुत नुकसान होगा सियासी तौर पे। डॉक्टर साहब, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत रेजिस्ट करने की कोशिश तो कर रही है। एक मार्च में हफीज शेख साहब के दौर में एक बिल आया, फिर उसके बाद वो वापस लिया गया, अब एक नया बिल आया है, उस बिल में भी कुछ तरामीम की गई हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। हुकूमत रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, कितना मार्जिन है, कितना रेजिस्ट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसी काबीना ने ही तो इसकी अप्रूवल दी है और उस काबीना की सदारत जो है वो वजीर आजम साहब खुद कर रहे थे। तो एक तरफ आप उसको अप्रूव कर दें और फिर आप कहें कि जी हमें कंसर्न है, अपने कंसर्न को शो करें। तो जो कंसर्न था तो आप अपने उसी में चेंज करा देते ना उस बिल में, और वो बिल जो है जो कैबिनेट मंजूर करती अपने कंसर्न को दूर करने के बाद, तो वो फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाता। उस वक्त आप अब मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत की ये पॉलिसी होगी कि जो इनके एमएलए हजरात हैं, जो सेनेटर हजरात हैं, इनके जरिए से ये कंसर्न को उसमें इंसर्ट करवाया जाए किसी तरीके से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो स्टेट बैंक का बिल है, इस स्टेट बैंक के बिल में जो जिस नोयत की खुद मुख्तारी दी जा रही है, और खास तौर पे इसमें जो हुकूमत का बड़ा कंसर्न भी है कि हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकेगी, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? और ये कितनी तशवीशनाक बात है कि अगर हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, प्राइवेट बैंक्स की जानिब जाना पड़ेगा। ये कितनी तशवीशनाक बात है? देखिए, बात यह है कि उसको समझने की कोशिश करें। हम हर महीने जितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे अखराजात होते हैं। जब ये एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा बजट जो है वो खसारे में रहता है और उसके लिए फिर हम बोरो करते हैं पुर करने के लिए। तो ये बोरो तो हम हर महीने कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट सोर्सेज से बोरो कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट से भी, कमर्शियल बैंक से भी बोरो करते हैं, स्टेट बैंक से भी बोरो कर लेते हैं, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए अगर रेवेन्यू जो है, फर्ज कर लें कि हमारा 100 रुपया है, एक्सपेंडिचर जो है हमारा 140 रुपया हो गया है, तो ये 40 रुपया तो हमें कहीं से तो पुर करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जब 140 का अपना बिल भेजा, हम फेडरल गवर्नमेंट का चेक वो बाउंस हो जाए। ठीक है कि जी आपके अकाउंट में तो 100 रुपए पड़े हुए हैं, आपका 140 रुपए का ये चेक आया है, तो ये तो बाउंस भी कर सकता है। तो आप सोचिए कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो जाए तो कितनी उसकी वो होती है, उसके अलग मसाइल होते हैं। दूसरी चीज ये है कि then the government will be forced to borrow from commercial bank।
तो कमर्शियल बैंक फिर एक्सप्लॉइट करेगा चीजों को, कि उसको पता है कि गवर्नमेंट इज डेस्परेट बोरोवर, और कहा जाएगा, वो कहेगा यार ये रेट पे हम तुम्हें नहीं देंगे, इस रेट पे तुम्हें पैसे देंगे। तो गवर्नमेंट को, और फिर जब गवर्नमेंट को ही सब पैसा दे देगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर को कैसे देगा पैसा? वो कहां से पैसा लाएंगे उसको देने के लिए? तो फिर क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर सिर्फ ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस, जाहिर है ऑयल प्राइसेस को भी देखना होगा, लेकिन सिर्फ अगर मिनी बजट की बात करें तो इस बजट से क्या आम आदमी के लिए महंगाई इस बजट की वजह से बढ़ेगी, या ये वाकई लग्जरी आइटम्स के ऊपर ये जो टैक्स की छूट थी वो खत्म की गई है? नहीं, मिनी बजट से तो मैं नहीं देखता हूं कि महंगाई में कोई मजीद इजाफा आ जाएगा। मिनी बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे महंगाई में तूफान आ जाए जैसे कहा जाता है। मैं उसको सिंपल बता दूं कि 700 बिलियन के लिए कहा गया था आईएमएफ ने हमें कि आप 700 बिलियन रुपीस के आपने सेल्स टैक्स के एग्जम्पशन को खत्म करना है। तो शौकत तरीन साहब और उनकी जो टीम है, खासकर एफबीआर के चेयरमैन जो है, इन दोनों ने मिल मिलाकर काफी उनके साथ बहस मुबासा करके इसे आधा से भी कम पे ले आए, 343 बिलियन का। अब उस 343 बिलियन को अगर आपसे देखें, गौर से देखें, तो 80% जो है, यानी कि 272 बिलियन जो एग्जम्पशन विड्रॉ किया गया है, वो आप अभी दे दें और बाद में आप उसका रिफंड ले लें या उसको एडजस्ट कर दें अपने टैक्स के लायबिलिटीज में। तो वो मिसाल के तौर पे कि मेरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके रॉ मटेरियल जो है वो पहले एग्जम्प्ट थे, अब मुझे उस पर से टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो मैंने दे दिया। तो एक ये हो सकता है कि जब मेरे चीजें मेरी प्रोड्यूस हो जाए, बिक जाए, तो मैं जाकर बिहार से रिफंड ले लूं कि यार आपको 100 रुपया मैंने दिए हैं, ये मेरा वापस कर दीजिए। या ये भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूंगा तो मैं उसको उतना काट कर टैक्स दे दूंगा। अच्छा, ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये जो टैक्सेस की एग्जम्पशन, उन पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अवाम पे जो है बाकी बच गए 71 बिलियन, जो 20% बनता है, उसमें सिर्फ 2 बिलियन ऐसे हैं जिसमें के आम आदमी कह ले उनको उन पे ये इसके साथ पड़ सकते हैं, लेकिन 2 बिलियन तो बहुत मामूली सी चीज है, वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहने का बॉटम लाइन ये है कि इस मिनी बजट से कोई महंगाई का तूफान नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इंपोर्ट्स के हवाले से आपको मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुना कि इंपोर्ट्स को कम करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। जो इकदाम क्या इसमें मिनी बजट में कुछ किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो वो कितने जो है वो कोई उसके समरात हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सीरियस अटेम्प्ट किया गया है इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए। हुकूमत के किसी भी सतह पे ये नहीं है कि हमने इंपोर्ट को कर्ब करना है। ये ऐसी थोड़ी बहुत की गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट हमारा ऐसी तेजी से बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन पाकिस्तान को एक और आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी तक हमने कोई सबक नहीं सीखा। डॉक्टर साहब, हुकूमत इस वक्त सबक अभी तक नहीं सीख सके हैं कि हम एक आगे की तैयारी कर रहे हैं जाने की। डॉक्टर साहब, हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें इकोनॉमी का बहुत मेजर एक पार्ट है जिसको शामिल किया गया, क्योंकि इकोनॉमी को अब नेशनल सिक्योरिटी से लिंक किया जाता है। तो कहिएगा कि इससे क्या हम आईएमएफ के इदारों से डील करने के लिए एक कहते हैं ना कि आप में एक एनर्जी आ जाती है, एक एफर्ट आप पुट कर सकते हैं बेहतर अंदाज में जब आपके पास कोई पॉलिसी होती है। तो आपको लगता है कि इसके बाद इकोनॉमी के अंदर कोई बेहतरी आ सकेगी? देखें, बात यह है कि जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे बेहतरी आप भूल जाएं, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए कभी भी मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो आपको निकलना पड़ेगा। जब निकलेंगे तो निकलने तो के लिए क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर साहब? क्योंकि हुकूमत जो इस वक्त स्टेट बैंक का बिल लेकर आ रही है, उस हवाले से भी वो तो अपने हाथों में, पहले सिर्फ कहा जाता था कि आईएमएफ मईशत को चलाती है, लेकिन अब इन टर्म्स उसको हकीकत में भी इंप्लीमेंट करवाना चाह रही है। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम आईएमएफ से जान छुड़वा सकें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। यही शौकत तरीन साहब पीपुल्स पार्टी के जमाने में वजीर खजाना थे और दिसंबर 2008 में इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था, लेकिन ये फिर बाद में छोड़ के चले गए और हफीज शेख साहब आ गए वजीर खजाना के तौर पे। तो उस वक्त 2010-2011 के माली साल में हमने वैल्यू एडेड टैक्स लगाना था, ये आईएमएफ की तरफ से कंडीशन था।
वैल्यू एडेड टैक्स लगाओ। जैसे अभी कंडीशन ये है कि आप मिनी बजट पास कराओ या स्टेट बैंक के एक्ट में तब्दीली करो, बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त भी था कि आपने वैल्यू एडेड टैक्स लगाना है। वो उस वक्त की हुकूमत उसने काफी कोशिश की, नहीं कर सकी। जब नहीं किया उसने तो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया स्टेट बैंक के इसको, तो प्रोग्राम हो जाएगा सस्पेंड। तो क्या अब ये असल बात यहां पर यह है कि क्या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उस वक्त लेंडिंग बंद कर दी थी, अपने दुकान बंद कर दिए थे यहां पर? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दुकान बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहा था। गो के प्रोग्राम आईएमएफ का सस्पेंड हो गया था, इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक, एडीबी उसी तरीके से नॉर्मल लेंडिंग करते रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने खुद पहले कहा कि उस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ और थे, आज कुछ और हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि उसके बाद ये सारे बैंक जो हैं वो उसी तरह से हमें कर्जा देते रहेंगे? अगर नहीं देंगे ना तो ये बैंक के जो हेडक्वार्टर में इनके रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है कि आपने अब 3 साल दौर में 3 साल के लिए पोस्टिंग होती है, कितनी लेंडिंग की है आपने उस मुल्क में? तो ये क्या डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, लेंडिंग ही नहीं की। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम से अगर हम निकल भी जाएं, खुदा न खास्ता ये मुअत्तल हो जाए या हम आईएमएफ को इनकार भी कर दें, तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली? हमारी पूरे 90 के दिहाई में होता क्या था, 2.5 साल पीपुल्स पार्टी, 2.5 साल मुस्लिम लीग, 2.5 साल पीपुल्स पार्टी, 2.5 साल मुस्लिम लीग, बारी बारी हुकूमत कर रहे थे। आईएमएफ से मुआहदा करते, पहला जब मुआहदा करते तो एक किस्त मिलती है और उसके बाद दूसरे किस्त की नौबतें नहीं आती थी। हम तो मशहूर हो गए थे वन ट्रांच कंट्री आईएमएफ में। तो क्या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लेंडिंग बंद कर दी थी? उस वक्त भी लेंडिंग कर रहे थे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। डरा के यहाँ पहुंचाया लोगों ने। असल में एक इकोसिस्टम है, आईएमएफ का एक इकोसिस्टम यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल बन गया है। वो वहां से बहुत तरह जगहों से ये इस किस्म की आवाजें उठेंगी, ओहो अगर नहीं किया तो वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट नहीं देगा, हमें तो कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, हम बॉन्ड भी फ्लोट नहीं कर सकते। यार हमने ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट पे जाके बॉन्ड फ्लोट किया था जब मरहूम AQ खान का वाकया हुआ था 2004 में। दुनिया में जो है कोराम सा मचा हुआ था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से। हम फिर गए वहां पर, किसी ने सवाल तक नहीं किया था। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात को समाप्त करूं तो सिर्फ हम आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं, आईएमएफ भी हम पे डिपेंडेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।